उसके साथ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। भारत ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया कि अब भी अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा तो परिणाम इससे भी भयंकर होगा। अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोई हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अभी तो पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद किया है। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं चेता तो फिर भारतीय सेना प्रचंड प्रहार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ पाकिस्तान को ताकीद कर दी कि न्यूक्लियर पावर की धमकी भी भारतीय सेना के रौद्र रूप को हिला नहीं पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और साहस की झलक दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही भारत सीज फायर के लिए राजी हुआ। सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन वायदे से मुकरना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। इसलिए बॉर्डर पर भारतीय सेना की भारी तैनाती रखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तय है, बस ऐलान बाकी है। आतंकवाद का सर्वनाश भारत का एक ही लक्ष्य। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को सख्त संदेश, साथ नहीं चल सकते टेरर और ट्रेड। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सुनो पाक, आतंकवाद को अब समर्थन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, रुका नहीं। पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारतीय सेना ने दिखाया वो पराक्रम, टूट गया दुनिया का भ्रम। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज। संभल जाओ शहबाज, सुधर जाओ मुनीर, परमाणु की गिदरभबकी नहीं चलेगी। Nuclear issue that you pointed out. See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. So, Rishabh, that also answers your question. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. आतंक के खिलाफ एक्शन जारी, बॉर्डर पर सेना की भारी तैनाती। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तय, ऐलान बाकी।
हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। क्या इस तरीके के हालात बन सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री का भाषण इस तरफ इशारा करता है? क्या पाकिस्तान से आ रहे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान पहले भी नहीं सुधरा था, आगे भी नहीं सुधरेगा? मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों के जरिए हमें भी बहुत कुछ समझने को मिलता है, जानने को मिलता है, और आप दोनों के विचारों से हमारे दर्शक भी बहुत कुछ समझते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, पहले आपके पास आते हुए, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो प्रेजेंट हालात हैं, जो कुछ हो चुका वो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बाकी लोग जानते हैं, बट रीड बिटवीन द लाइंस, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कितना वर्ज पर, कितना मुहाने पर आपको दिखता है? राजीव, देखिए, मैं एक इसमें थोड़ा सा अपना अपना अलग एक एंगल देना चाहूंगा इस पूरे डिस्कशन को, कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारतीय सेनाओं का काइनेटिक एक्शन अलोन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, भले ही वो जो काइनेटिक एक्शन है उसका नाम हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 ऑपरेशन सिंदूर दिया था, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन था वो 23 अप्रैल से ही चालू हो गया था। और वो मेरे को लगता है कि वो जो हमने ग्रेजुएटेड रिस्पांस पाकिस्तान को दिया था, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पर हो या साइकोलॉजिकल फ्रंट पर हो या इंफॉर्मेशन फ्रंट पर हो, वो तमाम एक्शंस हमने दिए, और उसी का एक हिस्सा था जो काइनेटिक रिस्पांस हमने किया। अब अगर आपका प्रश्न एक और काइनेटिक एक्शन के ऊपर है, तो वो मैं आपको राजीव बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि वो कभी कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये मेरा मानना है। उसके लिए हमें हर हाल में तैयार रहना है। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि ये जो हमने किया था 7 मई को, वो एक मिलिट्री एक्शन था पाकिस्तानी टेररिज्म और टेररिस्ट अड्डों के खिलाफ। ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं था, ये मेरा मानना है। और जब चूंकि, और उससे पता पड़ता है आपको, देखिए, अगर युद्ध होता तो उसको करने के अलग तरीके होते हैं। अगर युद्ध में उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर युद्ध में ऑब्जेक्टिव मुजफ्फराबाद होता तो उस प्रकार से हमले होते, अगर ऑब्जेक्टिव कराची होता तो उस प्रकार से हमले होते। लेकिन हमले बिल्कुल प्योरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे किए गए। तो मेरा यह मानना है कि युद्ध कहीं से भी नहीं था। और उसके बाद जो हुआ है 8 को और 9 को, जिसमें हमारी एयरफोर्सेस ने और जाकर के उनके एडी रिसोर्सेज को पूरे तरह ध्वस्त कर दिया, फिर इनके 11 एयरपोर्ट उड़ा दिए, वो सब उसके जो उन्होंने किया उसके रिएक्शन में था राजीव। वो भी हमारा ऑफेंसिव एक्शन नहीं था, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो हमने पहले दिन प्राप्त कर लिया था, कि आपने तीनों अड्डे जो मेन अड्डे हैं, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, तीनों अड्डे तबाह कर दिए। वही आपका उद्देश्य था, वही मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ था, वरना किसी और प्रकार से इस पे हमला किया जाता। एक भी हमारे सैनिक ने इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव में नहीं था। तो ये वजह है। अब भी अगर कुछ होगा तो वो निर्भर करेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। अब मैं आपको राजीव एक बात बताऊंगा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कहां से आएगा। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा, आपने अभी देखा कुछ देर पहले, आज कल रात को, आज बहुत बड़ी रैली हुई है, और वहां पर लश्कर तैयबा और 2-3 और इनके आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर लाखों लोग वहां पर आए हैं, और एक बुलेट प्रूफ उसके पीछे छुप करके उन्होंने कई भारत विरोधी बयान और भाषणबाजी करी है। उससे लगता है कि दबाव पाकिस्तानी सेना पर पाकिस्तान की सरकार का नहीं है, पाकिस्तान की सेना का भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इच्छा नहीं होगी लड़ने की, क्योंकि उनको पता पड़ गया है कि भारत में और उनमें कितना अंतर है। उनकी भाषा चेंज हो गई है, उनके लीडरों के मुंह से वो पाव किलो का बम निकलना बंद हो गया है। तो ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। तो मेरे को लगता है कि इनके ऊपर दबाव अगर आया तो वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से आएगा, और वो इसलिए आएगा कि आतंकवादी संगठन उनको कहेंगे कि भाई आपने हमारे सारे अड्डे उजड़ गए और हमारे इतने 100-150 आतंकवादी मारे गए, हमारे को क्या मिला, आपने क्या किया, आपकी सेना ने जाके क्या बदला ले लिया उनसे, आप झूठ बोल रहे हैं कि हमने रफेल गिरा दिया और S-400 गिरा दिया। तो वो दबाव अगर आया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना कहीं कुछ करने के लिए मजबूर ना हो, और अगर वो होगा तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 काइनेटिक एक्शन शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन 2.0 काइनेटिक एक्शन तब शुरू हो जाएगा जब वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर डालेंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, इससे पहले भी हम
उरी के वक्त देख चुके हैं, हम पुलवामा के वक्त देख चुके हैं। भारत का इस तरीके से जवाब देना कोई नई बात नहीं है, और एयरफोर्स का पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइक करना इस बार सबूतों के साथ सामने आया है और पाकिस्तान की तरफ से सबूतों के साथ सामने आया है। लेकिन क्या इतनी जल्दी पाकिस्तान पर यकीन कर लेना सही होगा? एक सवाल। दूसरा, ये हम लगातार कई एक्सपर्ट से ये सुन रहे हैं कि ये रिटेलिएशन था, ये वॉर नहीं था। क्या वॉर जैसा कुछ बचा था डिफाइन करने के लिए पाकिस्तान के रिटेलिएशन के बाद, जब उसने हमारे शहरों पर टारगेट करना शुरू किया था? विंग कमांडर बख्शी। थैंक यू राजीव। जैसे आपने अभी जनरल माथुर को सुना, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि हमें वो आतंकवादी ठिकानों को ठिकाने लगाना है। ठीक है, हमने कार्यक्रम किया, उनसे रिटेलिएशन आया, हमने उसका रिटेलिएट किया। कहीं भी वॉर ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं हमें दिया गया है। ये हम पहले भी आपके डिस्कशन कर चुके हैं कि जब ओवरऑल वॉर होता है, उसके वॉर टोटल ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, एम ऑफ द वॉर दिया जाता है, उसकी ब्रीफिंग होती है, और ये फिर यहाँ कश्मीर से नहीं स्टार्ट होगा। अगर मैं कहीं होता और जनरल माथुर या और होते, वो उनको अपना जो प्लानिंग होती है वो होता। टू स्टार्ट विद हम ब्लॉकेट करते कराची को, बलूचिस्तान में जो आगजनी हो रही उसका फायदा उठाते, थ्रस्ट लगाते सिंध में, और कई चीजें होती हैं। और ये जो अभी हमने अटैक किए सिर्फ 3 ब्रह्मोस से, किसने कहा 3 ही लगाओ? आप 30 लगाते, आपको पता क्या हो जाता? एब्सोल्युटली उनका किराना हिल नीचे आ जाता। अभी तो सिर्फ उसके अंदर का जो स्टोर था वो हिला है, उनके पत्थर हिले हैं। ये सारा का सारा वॉर में और चीजें होती हैं, तैयारी और किस्म की होती है, और कोई जल्दबाजी नहीं करी जाती कि आप एक स्टेट में वॉर कर दो आप, और ओवरनाइट आपने वॉर शुरू कर दी। बड़ी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और गवर्नमेंट विल हैव टू प्लान आउट विद द रेलवेज। सारा का सारा नॉर्थ इंडिया का ग्रिड रुक जाएगा अगर लड़ाई शुरू हो जाएगी। यू डोंट नो व्हाट चाइना इज गोइंग टू डू। अगर हमने वॉर किया तो चाइना और बांग्लादेश बैठे थोड़ी रहेंगे, वो तो वेट कर रहे हैं कि इंडिया कोई ऐसा स्टेप उठाए, तो दे आर वेटिंग। और फिर उनका नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, और जगह जो उनका है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर क्या हरकत होगी जब आपने यहाँ वॉर डिक्लेयर की, लेट मी अश्योर यू, वो पूरा उसका फायदा उठाएंगे। तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा, और हमारे फायदे में ये है, हमको तो टेररिस्ट को नेस्तनाबूद करना है और पीओके को वापस लेना है। हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमें पीओके चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने 2 पॉइंट बोले हैं, टेररिस्ट का खात्मा और पीओके की वापसी, वो लेनी है हमने। और जब आप अटैक कर रहे थे, अब अगला अटैक होगा, मेरे ख्याल से अगर मैं एडवाइजिंग में बैठा होऊंगा तो मैं एडवाइस करूंगा, प्लीज आपको लिमिटेड एडवांस करना होगा एंड टेक ओवर दोस बेसिस एंड ऑक्यूपाई देम। आपने जब 8-9 किया, यू विल फाइंड द रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, दे विल स्टार्ट गोइंग बैक, इंट्रूजन ऑफ टेररिस्ट विल रिड्यूस, और फिर उसके बाद और हुआ, देन दे विल कम टू वॉर। वो बहुत टाइम लगेगा, और जब वो वॉर पे आएंगे तो वही सिचुएशन होगी जो 1971 में थी। We invited Pakistan to attack us. We did not attack Pakistan early. ये 71 में इंदिरा गांधी ने ट्रिक किया था, और अब हम भी यही करेंगे। हमको कोई जल्दी नहीं है कराची को टेक ओवर करने की, रावलपिंडी को गिराने की, हमें कोई जल्दी नहीं है। पर अगर लड़ाई होती है, then it will become our objective। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है राजीव, डोंट लूज योर एम। जब आपने टेररिस्ट कहा है, टेररिस्ट के 2 भाग हैं। एक भाग है जो स्लीपर सेल्स श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, वो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको जीने नहीं देंगे। टेररिस्ट यहां पैदा हो रहे हैं, जो पिछले पहलगांव में जो 4 लड़के थे और अभी जो मारे गए, दे आर ऑल फ्रॉम विद इन अराउंड श्रीनगर, अराउंड अवंतीपुर, अराउंड दैट प्लेसेस। तो पाकिस्तान को अब इतना क्यों कहते हैं? वो खुद ही कहते हैं कि तो पैदा तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे गए हैं, वो पैदा हो रहे हैं। वो दूसरी बात है, वो फायदा उठा रहे हैं, फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, वो तो बिल्कुल फायदा उठाएंगे। मैं पाकिस्तान आऊंगा तो यही करूंगा, क्यों ऐसा मौका फिर कब मिलेगा उनको? तो वो तो कर रहे हैं। तो दिस इज वी हैव टू रियलाइज कि हमको उस अभियान को नहीं रोकना। आपका सिंदूर कॉन्स्टेंटली चलेगा, शायद 2 साल चले या 3 साल चले, जब तक आप टेररिस्ट को जड़ से नहीं निकालते, आपका सिंदूर चलता रहेगा। ये आपको मैं बता दूं, मेरे ख्याल में उस सिंदूर को आप तंदूर बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी ये हालत खराब होगी।
this aspect is very important. We don't have to lose the objective. हमारा objective है original terrorist and POK, ये objective है. लड़ाई by the way है, होती है तो करेंगे, और करने भी अपने टर्म्स पे होगा, उनके टर्म्स पे नहीं होगा. So let us see how we proceed further. विंग कमांडर बख्शी, क्या इतना आसान लगता है कि पाकिस्तान उन पैंतरों को छोड़ देगा जिनकी उसे आदत हो गई है? उरी के बाद भी हमने स्ट्राइक की, पाकिस्तान नहीं माना, उसने पुलवामा कर दिया, पुलवामा स्ट्राइक की, उसके बाद भी पाकिस्तान करता रहा. कई सारी चीजें तो मैं गिना नहीं सकता हूं जो बीच बीच में हुई है. अभी पिछले दिनों में जम्मू रीजन में पीर पंजाल के इस तरफ जो लगातार टेररिस्ट अटैक हुए, इसमें रियासी की एक बस पर भी हमला हुआ था. तो पाकिस्तान इसके बाद मान जाएगा वो मुश्किल है. अगर नहीं माना तो एक्ट ऑफ टेरर को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील होगा? देखिए, एक्ट ऑफ टेरर की बात है, मैं वो भी हम. मैं 1 मिनट सर आपको रोकना चाहता हूं. एक बड़ी खबर बता दूं, फिर इसी जवाब पर आप शुरू कीजिएगा. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल पुंछ जाने वाले थे, जम्मू जाने वाले थे, वो दौरा रद्द कर दिया गया है. कल जम्मू जाने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. आरएम पुंछ जिले में सुरक्षा बलों से मुलाकात होनी थी, वायुसेना के अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होनी तय थी. रक्षा मंत्री वहां पर जाकर अग्रिम मोर्चों पर बैठे जवानों के साथ, उनके शौर्य के साथ उनसे बात करना और मिलने जाने वाले थे. किन्हीं वजहों से उस दौरे को रद्द किया गया है. रक्षा मंत्री इसके बाद और भी दौरे करने वाले हैं, लेकिन कल का जो दौरा था पुंछ का और जम्मू का, वो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है. रक्षा मंत्री वहां पर वायुसेना के अधिकारियों, जवानों से मिलने वाले थे, उसके साथ भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों से भी मिलने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जवाब पूरा करें, सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं सर. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात को अभी लेता हूं. वो मैं जो कह रहा था कि हमको अपने एम को तो बरकरार रखना ही है, पर हमको जो बाकी चीजें देखनी है कि चाइना और बांग्लादेश क्या कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस बात को अब वे करेंगे और पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे कि अगली नीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो करें. और आपको क्या पता, टेररिज्म तो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टीज बैठी हुई है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न साइड, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमको अब अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी. टेररिस्ट और इस्लामिक टेररिस्ट तो चाइना में भी हैं, हमको अब उगियार को दूसरी नजर से देखना पड़ेगा, जैसे हम बलूचिस्तान को देख रहे हैं. लेट अस थिंक अबाउट दैट कि वहां पे क्या हो सकता है. अगर चाइना ने दखलंदाजी करी, देन वी कैन डू दैट. और आप अभी बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जरूर दौरा करेंगे, वो सब कुछ करें, पर मेरे ख्याल से एक चीज और करें, वो उसको मैं बताऊंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अब वो किस कमांड में किस तरीके की हैं. क्या वो अभी भी यूनिफाइड कमांड चल रहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, फिक्र मत करो, या फिर एक कमांड एंड कंट्रोल में. मैं अभी भी बता रहा हूं राजीव, हम एक कमांड एंड कंट्रोल से शर्माते हैं, क्योंकि सर लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के झंडे जाएंगे, लोगों ने टर्फ बनाई हुई है, वो जाएगा, उसको जाने दो, पर देश के हित के लिए वही होगा. और अब जो रक्षा मंत्री जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा. लेट अस नॉट अनाउंस दिस. यू डू नॉट नो व्हाट पाकिस्तान इज अप टू, एंड यू डू नॉट व्हाट चाइना इज अप टू. This news must not be leaked like this. I can think there can be some unforeseen activity. मैं ये नहीं शक कर रहा कि उनका जहाज escorted नहीं होगा या protected नहीं होगा, but I personally feel these news should not be announced. This only, I know it's a political news, पता है, पर फिर भी हमारे को बड़ा खौफ लेना पड़ेगा. यहाँ पे हमको बरतनी पड़ेगी. ये लड़ाई की जैसी सिचुएशन है, लड़ाई नहीं है, और इस समय उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ओवर टाइम काम कर रही हैं. चाइना का हेल्प है, टर्की का हेल्प है, सैटेलाइट्स की हेल्प है उनको. तो इसलिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब इंटरनल सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. और राजीव, लेट अस नॉट फॉरगेट, हमने सिविल डिफेंस को बहुत इग्नोर कर रखा है. अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है. आप न्यूक्लियर बात करते हैं, अभी एक न्यूक्लियर शेल्टर नहीं है, मेडिसिनल डिवाइस, डिकंटामिनेशन सेंटर, रिकवरी सेंटर नहीं है, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स की वितरण नहीं हुई है, कोई बंकर्स नहीं बने हैं. आप क्या अब मेट्रो रेल को हम बंकर बना देंगे, किसी ने बोल दिया, यस यू कैन डू दैट लाइक इन कीव.
बट क्या हो सकता है, प्रैक्टिस तो करिए, वो तो देखिए, वो कौन देखेगा, वो किसकी जिम्मेवारी है। सिर्फ लड़ाई की बात करना नहीं होता। व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑफ प्रिपरेशन, दिस विल आल्सो कम इन प्रिपरेशन। 1971 में हमने मार्च से शुरू कर दिया था सैंडबैग भरना, ट्रेंचेस लगानी, हमारी यूनिट्स के अंदर हमने ये करना शुरू कर दिया था। हमारे एयरमैन बेचारे ओवर टाइम काम करते थे ट्रेंचेस बनाने में, बंकर्स बनाने में। ये सारा काम होगा, इसको भी देखना पड़ेगा। राजीव जी हाँ, आपने बड़ा डिटेल यहाँ पर दी। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल माथुर, क्योंकि स्ट्रेटेजी को प्लान करना ये वाकई बातचीत में नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। जनता भावनाओं में बह सकती है, और मैं जनता का नुमाइंदा होते हुए जनता के भी सवाल आपके सामने रखता हूं। दो चीजें समझाइएगा। एक तो अगर भविष्य इस तरीके के हालात पैदा करता है, तो क्या भारत जो आज बात कर रहा है कि ये 71 नहीं है, भले 50 साल बीत गए हैं, ये बहुत बदला हुआ भारत है जो चीजों को प्रायोरिटाइज करना अच्छी तरीके से जानता है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी इस सारे एपिसोड के बीच में कुछ ज्यादा ही उतावलेपन में नजर आए। क्या वजह थी? क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी तरफ विंग कमांडर बख्शी भी इशारा कर रहे थे, वो बहुत बड़ी मजबूरी बनकर सामने आया था, या फिर पाकिस्तान का वजूद जरूरी समझता है अमेरिका कुछ समीकरणों को साधने में? राजीव, देखिए, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला तो जो क्या होता है, देखिए, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, जब हम पीस टाइम में हुआ करते हैं, तो इन तमाम कंटिजेंसीज को, तमाम स्ट्रेटजीज को, हर चीज को प्लान करते हैं। जो प्रफुल्ल बख्शी साहब ने अभी बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जिस 2.5 फ्रंट की बात हमारे बिपिन रावत साहब करते थे, और अभी हम लोग सब करते हैं, सब हम लोग जब सर्विस में थे तब भी इसके बारे में बातचीत होती थी, तो वो जो आधा फ्रंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आधा फ्रंट आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। तो उसका जो 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 इलाज है, वो एक मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और ये जो उन्होंने इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है पूरे भारतवर्ष में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, सिर्फ पंजाब में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में है। और ये पूरे भारतवर्ष में इकोसिस्टम इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि जो उनकी स्ट्रैटेजी है, स्टेटेड नेशनल पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो इसलिए उनको उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको वेयर-विदॉल चाहिए। और ये वेयर-विदॉल पूरे भारतवर्ष में हर जगह से उनको मिला हुआ है, और उसी का एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम और बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बना है। कहीं ना कहीं हमें जाकर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि लड़ाई तैयारियों में कितना टाइम लगता है, देखिए, जो लड़ाई होती है, लड़ाइयां, जो बड़े युद्ध हुआ करते हैं, उन युद्ध के इंडिकेटर्स होते हैं, और वो इंडिकेटर्स काफी समय पहले से अपनी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि आप सुबह उठ करके जाएं और शाम को हमला कर दें। ये इन्होंने जो बांग्लादेश का उदाहरण दिया था, ये पिक्चर भी अभी आई है, उसमें कई लोगों ने देखा भी होगा कि मैनेक्शॉ ने कैसे उसको कहा था मिसेस गांधी को कि भाई, इट इज नॉट पॉसिबल, आई विल डिसाइड व्हेन टू अटैक, और उन्होंने 7 महीने लिए। तो ये तमाम चीजें होती हैं। इतना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि हमारी जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, और उनको एग्जैक्टली पता है कि किस कॉन्टिजेंसी में किस प्रकार से कैसे आपको एक्ट करना है। और उसका सबसे बड़ा नमूना हमने आपको अभी इन 3-4 दिनों में दिखा दिया। और क्योंकि हमारा उद्देश्य, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, हमने कोई भी एक्ट एस्केलेटरी या आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं किया। हर एक अटैक प्रोपोर्शनेट था, हर एक अटैक मेजर्ड था, हर एक अटैक बिल्कुल सोचा समझा और नॉन एस्केलेटरी था, ताकि तो ये तमाम चीजें, तो ये बात आप समझ लें कि भारत की जो मिलिट्री लीडरशिप है, इस बात के लिए पूरी तरह से इस बात को समझती है कि उसको 2-2.5 फ्रंट पे एक साथ लड़ना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार भी है। लेकिन इसको तैयार करने के लिए बाकी जो जितने भी अदर ड्राइवर्स ऑफ नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उन ड्राइवर्स को भी पूरी तरीके से इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है। और ये जो मेन जो इकोसिस्टम है स्लीपर सेल्स का, OGW का, 2-3 जगह है, हमें पता है। वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राजीव, वो ये होता है कि जितने भी लोग वहां पर इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं वो, और जितने भी लोग उस इंटेलिजेंस के ऊपर एक्ट करते हैं वो तमाम एक कमांडर के अंडर में होंगे, तभी आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है
जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे सर्विस का, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि जो यूनिफिकेशन ऑफ कमांड है, जो 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 सिंगल पॉइंट कमांड होगा, तब आपको पूरे रिजल्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर टेरर ग्रिड और जो इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड है, वो तीनों बिल्कुल वेल इन प्लेस है, लेकिन फिर भी यू कैन डू मच बेटर। जबकि आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ईगो, कोई कुछ, कोई वन अपमैनशिप, इस तरह की चीजें, तो ये एक कमांड हमको बनानी पड़ेगी राजीव, ये बहुत 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 जरूरी है। अब आपका दूसरा प्रश्न कि जो ट्रंप, मैं देखिए आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जो ट्रंप का स्टेटमेंट है उसको हम बेवजह तूल दे रहे हैं, ये मेरा, दिस माय टेक जी। ये ट्रंप वो हैं जिन्होंने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करी, 21 जनवरी को कह दिया कनाडा हमारा हिस्सा है, जी। 50वां राज्य, 51वां, और 22 जी। जनवरी को कह दिया कि हम मैक्सिको खा जाएंगे, 23 जनवरी को कह दिया हम ग्रीनलैंड को पी जाएंगे, फिर कह दिया पनामा हमने खा लिया, फिर कह दिया मैंने पुतिन को पकड़ के उसका कान पकड़ के कह दिया कि तुम छोड़ दो। ये उनका बड़बोलापन और ये उनका स्टाइल, ये वही ट्रंप है। अगर हमने इस एक स्टेटमेंट को इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया, क्योंकि कुछ लोगों के पास अभी अपनी अपनी अपने एग्जिस्टेंस को मैं समझ पा रहा हूं। राजीव प्लीज एक मिनट जी, और, एक मिनट जी। और मैं दूं, तो एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने का मौका, यही ट्रंप थे जिन्होंने 5 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि भारत को ये एक्शन लेने का अधिकार है। 9 तारीख के बाद जो स्टेटमेंट उनका आया है, आप जो लोग ये इसको बार बार ट्रंप ट्रंप करे जा रहे हैं, उनको बताइए कि भाई उसका क्या। उसके बाद जेडी वांस ने कहा 2 दिन पहले कि वी हैव गॉट एब्सोल्युटली, जो शब्द उसने इस्तेमाल किया था मैं आपके टीवी चैनल में बोल नहीं सकता, उसने बोला था कि वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जैक्टली। उसको भी आप नहीं बोल रहे, एक मिनट। और ये भी जब हुआ है, ये बात बिल्कुल क्या हुआ है कि ये 3:35 पर डीजीएमओ, पाकिस्तान की डीजीएमओ इंडिया के पास कॉल आई है, ये उन्होंने कंफर्म किया है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि 5 बजे से ये करेंगे, और 5:30 बजे ट्रंप ने ट्वीट किया है। उन्होंने या शायद ये सोचा होगा 5:30 बजे कि यार 5 बजे से लग गया है, 3:30 डिसाइड हो गया, कहीं ना कहीं इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया होगा, मैं बोल दूं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप वही कह रहे हैं। तो लेकिन मेरी राजीव आपसे गुजारिश रहेगी, आप लोग इतने अच्छे तरीके से आपने ये पूरा युद्ध, मैं कह रहा हूं कि इस युद्ध का 1/3 भाग आप लोगों ने लड़ा है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तो इस बात को भी आप आज से, इस बात को मेरी सलाह रहेगी कि इसको बिल्कुल डंप पे, ये बिल्कुल नॉन इशू है। मैं समझ गया ट्रंप की कोशिश इस सब में क्रेडिट लेने की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, तैयारियां इस तरीके से होनी चाहिए जैसे फौज में एक रूल होता है, उसको कहते हैं सिंगल लाइन फॉर्मेशन। मेरे साथ बैठे हुए ये फौज के वरिष्ठ लोग इसको बेहतर समझते होंगे। दूर बैठा दुश्मन केवल एक को देख पाता है, बाकी सबको नहीं। भारत भी इसी तरह से तैयारी कर रहा है, उस दुश्मन को पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे तैयारी कितनी है, आगे का चेहरा देख के वो अपनी तैयारियों को तय करता है। लेकिन राजीव एक सेंटेंस और बोलूंगा, और इस बात का प्रधानमंत्री की जो